अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, आज है 11 जनवरी और टाइम इस वक्त हो रहा है 12:15 का। मैं अभी थोड़ी सी वीडियो एडिट कर रही थी, तो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है और कमेंट बहुत ज़्यादा आया है कि आप प्लीज़ जब ये टूर ख़त्म करें तो इसके एंड में जो है एक व्लॉग ऐसा बनाइएगा जिसमें आप पूरे एक्सपेंस लिखिएगा कि कितना हुआ है आपका इन तमाम जर्नी के अंदर, इस तमाम टूर के अंदर आपका कितना पैसा लगा है, और ये ज़रूर बताइएगा। एक तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप व्लॉग बहुत डिटेल के साथ बनाती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, और सबसे अच्छी जो बात लगती है कि आप साथ साथ प्राइसेस भी बताती जाती हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और फीडबैक के लिए, आप लोगों की मोहब्बत के लिए बहुत 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 शुक्रिया। हम लोगों ने कुछ क्लिप्स बना के रखे हैं, जब आपको वो टूर दे रही थी, मैं अभी कंप्लीट कर रही थी वो वीडियो, तो उस दौरान कराची के अंदर जो चल रहा था तो वो मैं आपको साथ साथ क्लिप लगा देती हूँ। पहले वो देख कर आए, उसके बाद फिर मैं आपको गिर गया पता नहीं, हाँ कुछ तार गिरी तो उसके बाद मैं आपको जो है ना वो सारी डिटेल बताती हूँ और फिर टोटल भी बताती हूँ कि हमारा पैसा कितना लगा है इस पूरे ट्रिप के अंदर। कितना पेट्रोल लगा है, होटल पे कितना खर्चा आया है, खाने पीने पे कितना खर्चा आया है, और वैसे हमने जो ख़रीदारी की, गिफ्ट्स मतलब गिफ्ट्स कह लें या शॉपिंग कह लें, उस पर कितना खर्चा आया है, कितने किलोमीटर गए, और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ क्लिप्स हैं वो देख लीजिए। अच्छा, इसमें 2 क्लिप्स का आपको शायद पता ना चले, वो मैं बता देती हूँ कि एक में तो जुल्फ़िकार साहब ने अपना ऑफिस दिखाया जिसमें इनकी ऑरेंज पार्टी थी। उसमें जितने लोगों ने ऑरेंजेस खाने होंगे, मतलब 30 एक को दिए गए थे ट्रे में रखकर, और उन ऑरेंजेस को जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस खाएगा तो उसको जो है वो गिफ्ट मिलना था। यानी कि जो फर्स्ट आया था उसे मेरे ख्याल 2 पेटियाँ मिली थी कीनू की, और जो सेकंड आया था आई गेस उसे भी 2 पेटियाँ मिली थी। कुछ बता तो रहे थे, मुझे इतना कंफर्म नहीं, और बाकी को एक मिली थी। एनीवे जुल्फ़िकार साहब ने तो सिर्फ 2 ही खाए थे, बाकी जो है माशाल्लाह 14, 13, 11 ऐसे रहा। वो एक क्लिप बीच में लगा रही हूँ, और साथ ही साथ जहाँ पर कलेजी आपको दिखा रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, वहाँ उस दिन मेरी भाभी आई हुई थी दोनों बच्चों को लेकर, यानी कि वकार की बेगम और वकार के बच्चे आए हुए थे। तो उस वक्त मुझे कोई होश नहीं होता, सुबह से लगी हुई थी, ये अभी संडे की बात है। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को गले लगाकर और प्यार करके। तो खैर छोटा सा मैंने क्लिप कहा था जुल्फ़िकार साहब को कि ये ज़रा आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, बच्चे जो है मैं खुद नहीं दिखाती हूँ, आप सबको पता है कि वो मैं वीडियो में क्यों नहीं लेके आती, क्योंकि वकार नहीं है और भाभी अकेली होती हैं बच्चों के साथ, तो मैं जो है वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से नहीं मैं पब्लिक करना चाहती। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उनको मिलवाऊंगी। बाकी वो जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे विक्की आ गया हो ना, या विक्की की खुशबू आती है उनमें से। और साथ साथ फिर आने के फ़ौरन बाद मैं गई भी थी इम्तियाज़, वो भी क्लिप हैं। सब्सक्राइबर मिले, वो भी क्लिप हैं। फिर मैं कब्रिस्तान गई, वो सब क्लिप्स हैं। तो छोटी छोटी क्लिप मैं बनाती रही हूँ, उस वक्त भी मैं काम करती रही हूँ। जुल्फ़िकार साहब को कहा हमने अपडेट करना है कि इन दौरान हमने क्या किया। और हाँ, जेठ भी मेरे आए थे, मुर्तज़ा भाई, उनकी कोई शॉल और एक वो रह गई थी, क्या कहते हैं, हाँ आई ग्लासेस रह गए थे, तो वो जो है वो लेकर आए थे हम लोग टाउनशिप से, तो वो लेने के लिए आए। और फिर वो काफ़ी देर बैठे, खाना वाना खाया हमने। तो सॉरी उस दिन का कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही मुझे याद आया कि मैं जुल्फ़िकार साहब से कहती हूँ वो रिकॉर्ड कर लेते। काफ़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। वो जब भी आते हैं ना मेरे बच्चे और हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, माशाल्लाह वो बातें ही बहुत अच्छी करते हैं। तो फटाफट आप देख कर आए वो क्लिप्स, और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ जल्दी से। फिलहाल जो है अभी चलते हैं, और इरम खाला के घर में ये कुछ सामान लेकर आई थी जो मैंने आपको दिखाया था। कैप शॉल्स है इरम खाला और जीनत के लिए, और साथ में जो है रेवाड़ी का हलवा वगैरह है, और अम्मी के लिए क्या थे, कुलचे कश्मीरी कुलचे, हाँ कश्मीरी कुलचे और हलवा। तो ये चीज़ें उनको देते हैं। इरम खाला की तबीयत पता करते हैं। तो थकी भी हूँ, सुबह से ही काम में लगी हुई थी।
कहते मैं बाजार गया और मैंने उसके बेटे के लिए एक गिफ्ट खरीदने, मैंने सोचा गिफ्ट दूं तो बुरा ना माने, तो मैंने उसके बच्चे के लिए गिफ्ट ले लिया। तो मैंने एक खूबसूरत सा कैमरा खरीदा और कैमरा खरीद के मैंने उसके बेटे को गिफ्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन। हम लोग अभी आए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट और आज संडे है, क्योंकि थोड़ा सा राशन जब हम गए थे तो हमने ग्रॉसरी नहीं की थी, तो अभी हमें ग्रॉसरी की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी ग्रॉसरी अभी कर लेंगे, थोड़ी फिर इंशाल्लाह सैटरडे को करेंगे। तो चले चलते हैं और देखते हैं हम क्या लेते हैं। आप क्या ले रहे हैं अब्दुल्ला? शाजिया को सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। कंडीशन कैसी है, क्या क्या मिल सकता है, रेट क्या है, हम सब डिटेल दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी हाँ बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो ये कुछ बता देते सकत है जी या नहीं गाड़ी चलाते हुए? नहीं इतनी नहीं होती, मैं आती हूँ चल जाए। चलो शुक्रिया जी साहब। अभी मैं वही कब्रिस्तान जा रही थी तो फरजाना नाम है जी, हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है और ये उनके हस्बैंड है। आपका नाम था? मुझे फाटी। तो वो कह रहे पूरी रात लगा के ब्लॉग देखी। वो बैटरी डाउन होती है उनकी, मैं चार्ज पे लगाता हूँ। हम लोग अभी इम्तियाज़ आए हैं और कुछ खास चीज़ें लेनी है, जैसे हम लोगों ने न्यूटेला लिए है, ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं, ये चीज़ें ले रहे लीजिए ऊपर से बेटा। 1 2 हमें क्या लेना है? ये दिखाए, वो ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं उस ऊपर की तरफ। थोड़ा सा सामान आया था वो ले लिया है। गाड़ी सर्विस करवाने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये रही, और बस 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 2 और हैं, उसके बाद हमारा नंबर है। ये अस्सलाम वालेकुम। अपनी गाड़ी को अभी धुलवा रहे हैं। कटिंग करवा रहे हैं, गाड़ी धो दी है, ये अभी हम लोग आए कटिंग करवा रहे हैं। ये भाइया ने चाय बनाई है और साथ में न्यूटेला। आज फाइनली हमें न्यूटेला मिल गया। आज जी ट्यूसडे है और आज मैंने ये बनाए हैं आलू अंडे, ग्रेवी वाले बनाए हैं, पतला शोरबा नहीं रखा है, और साथ में चपातियाँ बनाई हैं घर की। तो हम लोग इम्तियाज़ में आए हुए हैं अभी, अब्दुल्ला भी हैं, मोहम्मद भी हैं और शाजिया भी हैं, और हम लोग ग्रोसरीज कर रहे हैं यहाँ पे। चाहिए यहाँ पे अभी खड़े होके ये मेडिसिन वगैरह ले, और मम्मी ने वो नहीं पाए जी। तो ये आज फिर आ गए
शॉपिंग करने के लिए उस दिन थोड़ी सी की थी ना, तो आज सोचा कि सारी कंप्लीट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे अपने स्टैंड्स में मसरूफ है और मम्मी से डांट भी पड़ी। मैं वापस करूँ? नहीं नहीं नहीं, ये कलेजी है भुनी हुई, और ये चिकन का सालन है, रायता और साथ में सैलेड, खीरा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, आज हमारे घर में बाहर आई हुई है माशाल्लाह मीठे की और हमारी पसंदीदा चीज़ों की। सबसे पहले तो ये देख लें, ये है साग, जो सरसों का साग होता है, ये वो बनाया गया है। ये अभी रॉ तैयार है और अभी इसके ऊपर देसी घी का तड़का लगना बाकी है, और साथ में मक्खन होगा वाइट वाला, घर का बना हुआ। तो क्या मज़ेदार, मुझे और अब्दुल्ला को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बाकी सब लोग इसको खाएंगे आई एम श्योर। ये जो है ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि ये इसी तरह से जब ज़रूरत होगी निकाल के तैयार करेंगे, और ये आज तैयार हो जाएगा खाने के साथ। साथ में है हमारे पास ये है गजरेला, जो कि मेरी फरमाइश के ऊपर बना है स्पेशली। इसमें आधे के ऊपर ड्राई फ्रूट डालें, आधे के ऊपर ड्राई फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते। मैं और शाजिया यहाँ से खा लेंगे। और इसके साथ बना है गाजर का हलवा, ज़बरदस्त गाजर का हलवा घर पर बना है। शाजिया ने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। तो इसके ऊपर डला हुआ है खोया, ये भी विदाउट ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि ये बच्चे खाएँगे। और ये रहा ड्राई फ्रूट्स वाला, जो कि मैं और शाजिया खाएंगे। और साथ में ये गाजर का हलवा और गजरेला, ये अम्मी अब्बू लोगों के लिए निकाल के रखा है, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ बनती है तो उनके लिए ज़रूर जाती है। और ये जो गजरेला है ये कल बना था एक्चुअली, और इसी तरह का एक बड़ा बाउल मैं और शाजिया कल ख़त्म कर चुके। अब्दुल्ला और बच्चे ने भी खाया था, अब्दुल्ला को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आया था। और एक छोटा बाउल इस तरह का जो था वो पड़ोस को भी भेजा गया। और ये सारी चीज़ें हैं जी, जिनके साथ आज हम बड़े मज़े करने वाले हैं इंशाल्लाह। कंडेंस मिल्क इसमें भी और उसमें भी, दोनों में डाला गया कंडेंस्ड मिल्क भी, और साथ में ये खोया तो आपको नज़र आ ही रहा है, और इसके अंदर दूध और चावल और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब मौजूद। हमारा खाना लग चुका, ज़बरदस्त किस्म का देसी घी के तड़के वाला साग बना हुआ है, सरसों का साग विद पालक वालक जो भी डलता है इसमें सब कुछ डाल के। और साथ में ये घर का बनाया हुआ मक्खन है, जो शाजिया की अम्मी ने जब बहावलपुर में थी वहाँ उन्होंने बनाया था और लेकर आई थी। तो ये हमारे पास रखा हुआ था, ये हम डालेंगे इसके ऊपर और खाएँगे घर की रोटियों के साथ। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। तो शुरू करते हैं। अब्दुल्ला को भी बहुत पसंद है ना अब्दुल्ला जी? जी। और मोहम्मद जी को? ये बहुत ज़्यादा है। और मुझे वाह यमी। एक बार फिर रिवाड़ी स्वीट मार्ट के ऊपर आया हूँ हलवा लेने के लिए। ओ, आप लोग आ गए, वेरी गुड भाई, क्या फुर्तियाँ मारी आप लोगों ने। देखा तो पूरा है ना। चले जी, तो अब आपको हम शेयर करते हैं कि हमने कितना खर्चा किया, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और हो सकता है यहाँ कहीं नीचे लिखा हुआ भी साथ साथ आ जाए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आप भी एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिखते जाएं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं पेट्रोल, जो कि बेसिक चीज़ होती है जिसके बगैर आप नहीं चलते, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि सबने पूछा था पेट्रोल कितना लगा, एवरेज तो जुल्फ़िकार साहब ने बता दी थी आपको वीडियो के अंदर, जो लास्ट पार्ट था हमारा। हाँ, और अगर आप में से जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, फौरी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत करती हूँ जी आप लोगों के लिए, बड़े टाइम के बाद मैं अपने इस गेटअप में, इस रूप में वापस आई हूँ। वरना तो मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं मैं किस कदर ट्रॉमा से गुजरी हूँ। उस ट्रॉमा से मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाला है, और ये टूर भी इसी वजह से प्लान किया गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हंसती खेलती रहूँ और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो मस्ट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले पेट्रोल का बता देती हूँ। मैंने अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं आपको फटाफट बताती हूँ, लेकिन नीचे भी मैं मेंशन करती जाऊँगी टोटल में। जब हम कराची से निकल रहे थे, और जो हमने पहला घर से निकलते साथ टैंक फुल करवाया था गाड़ी का, तो उसमें पहले से 15 लीटर के करीब, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये अराउंड बता रही हूँ, ठीक है, तकरीबन वाली सब चीज़ें बता रही हूँ। कन्फर्म तो आप भी नहीं कर सकते, कन्फर्म तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अंदाज़ा होता है, तकरीबन होता है। तो तकरीबन जो है हमारे पास 15 लीटर मौजूद था गाड़ी के अंदर पेट्रोल, ठीक है ना। तो उस पे जो है ना वो जुल्फ़िकार साहब ने 22 लीटर यानी कि 22.18 लीटर और डाला, तो जो कि 4780 रुपये का बना था। तो मैं आपको वो जो फ्यूल मौजूद था 15 लीटर, उसको भी ऐड करके वापस आने तक, घर तक पहुंचने तक का तमाम फ्यूल का बताने लगी हूँ, जितने हमारे पेट्रोल के लीटर्स लगे। तकरीबन 303 लीटर हमारा पेट्रोल लगा है, जिसके पैसे बनते हैं
65,310। और आपको पता है हम लोग कश्मीर में केल तक गए हैं, तो लाहौर को भी बीच में ऐड कर ली, सब टोटल आपको बताया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एम टैग आ जाता है। ठीक है, एम टैग में हमने 3,000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे, और फिर यहाँ से कराची से हैदराबाद 320 रुपये, रोड़ी से मुल्तान 670 रुपये, लाहौर से इस्लामाबाद 1,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस रह गया था, लाइक 500 समथिंग रह गया था एम टैग में। तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने इस्लामाबाद से वापसी में दोबारा इसको चार्ज करवाया था 2,000 रुपीज़, और ये सब हमने आपको वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो इस्लामाबाद से मुल्तान 681 लगे थे, और एक जगह पे टॉल के अंदर जो था वो एम टैग नहीं था। जब हम चढ़े थे मुल्तान पे, तो वो खाने वाले से उन्होंने हमें एग्जिट करवाया था ना मुल्तान के लिए, तो फिर हमने N5 पे भी ट्रैवल किया था, तो उसके लिए हमारे लगे थे 420 अलग से, ठीक है ना, कैश की सूरत। तो ये अभी जो मैंने आपको बताए हैं 680 इस्लामाबाद टू मुल्तान, ये एम टैग के थे। तो अभी वो 420 को हटा दें। मुल्तान से रोड़ी 670, हैदराबाद से कराची वही 320। तो ये टोटल जो एम टैग पे पैसे लगे हैं हमारे 5,000 में से, वो लगे हैं 4,090 रुपीज़। ठीक है, कितने लगे हैं? 4,090 रुपीज़। और अभी भी इस वक्त हमारे बैलेंस मौजूद है 910 रुपीज़। ये हमारा अभी भी एम टैग के इसमें बैलेंस मौजूद है, जो कि एक्सपायर कभी भी नहीं होता, हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कैश का भी बता देती हूँ। तो ये अंदाज़ा हमारे 690, ठीक है, 690 रुपीज़ ये बने थे, जिसमें कि 420 वो भी डाल दिए हैं जो मैंने आपको बताया एम टैग के अलावा हमारे खाने वाले के बाद लगे थे। ठीक है जी, ये तो टोटल हम आपको बता देते हैं कि टोटल हमारा जो टोल लगा है कराची से जाकर और कराची वापस आने तक का, ये हमारा लगा है 4,780 रुपये, जिसमें से कि 4,090 एम टैग की सूरत में, बाकी बैलेंस है, और बाकी ये कैश में था। जुल्फ़िकार साहब से मैंने, और मेरे से जुल्फ़िकार साहब, खैर मेरे से जुल्फ़िकार साहब कभी भी हिसाब नहीं लिया, आप लोग मुझसे हिसाब ले रहे हैं। खैर चलते हैं। सबसे बड़ा जो दूसरा खर्चा होता है वो होता है होटल का, ठीक है, जहाँ आप जाके रहते हैं। तो आपको पता है पहली रात थी हमारी मुल्तान में थी, और वहाँ हमने 3,000 दिए थे। दूसरी मेरी जेठानी के घर में थे, आई गेस हम लोग। तीसरा फिर हम क्लिफ्टन होटल लाहौर में थे तीसरी रात, तो उसके 2,000 दिए थे। सब कुछ आपको जो है ना वीडियो में बताया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं देखी तो वीडियो जाके डिटेल से देखिए। और रावलपिंडी में जो आरियाना में ठहरे थे हम लोग, वहाँ पे भी 2,000 दिए थे। इसके अलावा जो मनाल से आने के बाद हम लोग ठहरे थे गेस्ट हाउस में इस्लामाबाद में, वो भी 3,000 दिए थे। उसके बाद हम लोग मुजफ्फराबाद में नहीं ठहरे थे, अपर नीलम में जाकर ठहरे थे, और उसका हमने किराया दिया था 3,000 रुपये पर नाइट का। उससे अगले दिन हम लोग शारदा में नहीं रुके थे, और हम लोग डायरेक्ट चले गए थे केल, और वहाँ पर हमने आर्मी गेस्ट हाउस लिया था, जो हमें बहुत पसंद आया था, और वहाँ पर हमने 2 नाइट्स जो है वो स्टे किया था। तो उसका एक दिन का जो था वो 3,500 था, तो इस तरह से 7,000 हमें वो टोटल 2 दिन के पड़े थे। हमने फिर मुजफ्फराबाद में वापसी में स्टे किया था, तो वहाँ पर हमने एक दिन का, एक रात का, सिर्फ रात ही रुके थे, 3,000 रुपीज़ दिए थे। और फिर मरी में हमने दोबारा से चनार हट्स पर जो है वो गेस्ट हाउस लिया। गेस्ट हाउस नहीं कह सकते, रिजॉर्ट कह लें, होटल कह लें, हट्स कह लें, जो भी कह लें, वहाँ पे रूम लिया। वो भी सब डिटेल आपको पता है। वो हमें मिला था 8,000 का, लेकिन जो साथ 2 मैट्रेस बच्चों के लिए थे वो 200 पर मैट्रेस के हिसाब से 400 उन्होंने वो लगाए थे। 34,400 रुपये, ठीक है, 34,400 रुपये ये हमारा टोटल सिर्फ और सिर्फ होटल की कह लें कि नाइट स्टे का बनता है। तो अच्छा जी, तीसरा बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो होता है आपके खाने पीने का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, आपकी पसंद क्या है, आप कितना हाई फाई खाते हैं, लो बजट में खाते हैं या फिर नॉर्मल बजट में खाते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ खाएं और अपने बजट में रह के खाएं और अच्छी मियारी चीज़ खाएं, और साथ साथ आपको रेट भी बताते जाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदर एक्सपेंस में आती है, जो कि हम नहीं आपको रेट बताते, जैसे चिप्स ले लिया, जूस ले लिया, कहीं चलते चलते चाय पी ली, शकरकंदी की वैसे आपको शायद जुल्फ़िकार साहब ने रेट बताया हो, लेकिन उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं दिखा रहे होते या नहीं बता रहे होते कि यार ये भी अब बनाएं क्या वीडियो, ये भी अब दिखाएं, ये तो हर एक बंदे को पता होता है कि इसके क्या रेट है। तो इस तरह से करके वो अदर एक्सपेंस में ही हमारे तकरीबन 9,000 रुपये अंदाज़न वो खर्च हुए हैं। तो टोटल जो मैं आपको आर्मी गेस्ट हाउस, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने कराची से लेके वापस कराची तक खाया है, वो हमारा टोटल जो एक्सपेंस हुआ है अंदाज़न वो बना है 47,241 रुपये, यानी कि 47,241। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ फूड एक्सपेंस कह लें, ठीक है जी। अब ये 3 एक्सपेंस बढ़े तो मैंने आपको मेजर बता दिए। चौथा
इसका एक्सपेंस जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी ले जाएं और जितना मर्ज़ी कम कर लें या फिर बिल्कुल ना करें, वो होता है शॉपिंग। तो शॉपिंग मैं वैसे बहुत 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 कम करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने की है शॉपिंग। कभी कभी कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं भी करती क्योंकि हर चीज़ कराची में मिल जाती है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि यार पता नहीं मैं यहाँ दोबारा आऊँ या ना आऊँ, तो मैं कोई यहाँ की यादगार चीज़ ले जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ तो आपको कराची में मिल ही जाती है, लेकिन यादगार के तौर पर ना। तो उसमें मैंने जो शॉपिंग में एक्सपेंस किया है 17,310 रुपये मैंने शॉपिंग की। ठीक है, जो आप जाने से पहले करते हैं वो होती है, एक्चुअली तो होती नंबर 1 पे है, लेकिन हम चलो उसको एंड में ले आते हैं, तो वो होती है आपकी जाने से पहले शॉपिंग। तो वो तकरीबन मेरी बच्चों की और मेरी मिला के वो हुई थी तकरीबन 35,000 की शॉपिंग, और वो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, तो लिहाजा उसको आप हटा दें। तो टोटल जो बनता है जिसमें पेट्रोल आ गया, ठीक है, टोटल मैंने आपको बता दिया 65,310 अंदाज़न ये हमारा पेट्रोल लगा। 4,780 ये हमारा टोटल टोल लगा। टोल यानी कि जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। फिर तीसरा हमने रेस्टोरेंट का आपको बता दिया, टोटल हर चीज़ तहज़ीब वगैरह सब मिला के 47,241 बन गया। ये सिर्फ हमारा फूड एक्सपेंस है। ठीक है, फिर होटलिंग का जहाँ पे हमने रात रुके वहाँ पर हमने 34,400 ये हमने स्टे का दिया। ये टोटल सारा जो, और फिर शॉपिंग का बता दिया मैंने 17,310। तो अच्छा, ये कमी बेशी कुछ हो सकती है। हमारे टोटल एक्सपेंस आया है वो आया है 1,68,341 रुपये। ठीक है, टूर बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई थी जब मैंने या मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने उठाए थे, बताए थे। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जगह जो होती है ना वो सब अल्लाह की बनाई हुई है, सब अल्लाह की बनाई हुई है, और वो सभी बहुत हसीन है। ठीक है, हम जगह को नहीं बुरा भला कह रहे, हमने लोगों को भी नहीं बुरा भला कहा, बल्कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो आवाम है ना वो मुझे कश्मीर की लगी। ये तो आपको मेरी वीडियो में भी बार बार मेरे बात करने से पता चल गया होगा। अच्छा, अब जो हमने पॉइंट उठाया था वो रोड्स का बोला था कि रोड नहीं है, रोड बहुत ख़राब है। दूसरा होटल्स के बारे में जहाँ आप रुकते हैं जाके, वो केल के अंदर स्पेशली, ठीक है, अपर नीलम में तो ठीक था, शारदा में भी अच्छे होंगे, लेकिन हम विलेज की साइड पे नहीं गए थे इसलिए हमें नहीं पता। और उसके बाद फिर जो केल के अंदर है वो भी हमने आपको सारी डिटेल देखें। आप ये ना सोचे कि जी कश्मीर को बुरा कह दिया या फलानी चीज़ को। जो चीज़ अच्छी होती है, जैसी होती है हम वैसे ही बताते हैं, और जो चीज़ अच्छी नहीं होती और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको वैसे ही बताते हैं। इसमें कुदरती नज़ारों का कोई कसूर नहीं है, मौसम का कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना, जहाँ पर लोगों का दखल होता है, जैसे कि रोड बनाना हुकूमत का काम है, हम हुकूमत को टारगेट कर सकते हैं कि भाई रोड बनाएं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और आके यहाँ पे कारोबार आप लोगों का देखें ना कितना ऊपर जाएगा। टूरिस्ट इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, आप देखें तो सही। दूसरा फिर जी ये होता है जी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो हर जगह पे होती है, तो इसका मतलब है बंदा वहाँ पे कोई काम ही ना करे, रोड ही ना बनाए, ऐसा नहीं होता है। आप फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, खाने पीने का रेस्टोरेंट हो या फिर रोड हो या फिर होटल हो, ये तो आप टूरिस्ट को देना ही होता है ना। अब लोग कहते हैं जी आप गर्मियों में देखें, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जो अच्छे कंट्रीज होते हैं ना वो कम से कम रोड तो अच्छे रखते हैं ना। अब नारायण कागान का रोड तो है ना, हाँ बर्फबारी में वो बंद कर दिया जाता है, जबकि वो भी गलत है। मैं उसको भी गलत बोलूंगी कि जब रोड बना हुआ है और बर्फबारी में आप उसको बंद कर रहे हैं, ऐसा काम करें कि वो रोड्स खुले रहे ना, मतलब सफाई करते रहे, साथ साथ ये चीज़ों को कंट्रोल करते रहे। ऐसा नहीं करें कि बस अब बंद कर दिया, उस इलाके को बंद कर दिया। भाई जिसने जाना है, इस सर्दी को एंजॉय करना है, बर्फबारी को एंजॉय करना है, उनके लिए रास्ते खुले छोड़ने चाहिए। हाँ, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का इशू है, ख़तरात है, ज़िंदगी को ख़तरात है, वहाँ पर आप बंद कर दें। अगर ये वजह है तो फिर तो ठीक है, बंद होना चाहिए। लेकिन कश्मीर तो खुला है, कश्मीर कहीं से भी बंद नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे बात की है कि रत्ती गली तक रोड फिर भी ठीक था, हमने आपसे बात की, रोड जो है रत्ती गली तक बिल्कुल ठीक है। रत्ती गली के बाद जो है तो वो आप इतनी दूर से जाते हो ना, ये सोचो जो बंदा इतनी दूर से आ रहा होता है ना, वो पता नहीं क्या क्या सोच के आता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और मतलब उसके जहन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोग ना आप लोगों को सच नहीं बताते, ठीक है, बस अच्छा सब दिखा देते हैं। कोई रोड के बारे में डिटेल से वीडियो आपको कोई नहीं बना के देगा, सिर्फ शाजिया फैमिली आपको बना के देती है, ठीक है ना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। तो जो 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले गए थे उनके भी रोड ऐसे थे और आज भी रोड वही हालात हैं। तो ये हुकूमत का काम है और ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि वो इसको जो है अपग्रेड करें, इस पर तवज्जो दें ताकि कारोबार आए। और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसको पॉजिटिव वे में सोचें, ठीक है। और जो इतना बंदा पैसा लगा के टूरिस्ट जाते हैं तो क्या उनका पैसा नहीं है, वो थकते हैं, ठीक है। वो एक ख्वाब लेके जाते हैं, हम ऐसी जगह पे जाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय तो आप कहीं पे भी कुदरती माहौल को कर सकते हैं ना, वो हमारे पास कराची में नहीं है तो हम वहाँ जाते हैं। लेकिन हमें इतनी तो फैसिलिटी होनी चाहिए कि रोड से ही हो जाए, एटलीस्ट रहने की जगह थोड़ी बेहतर हो जाए, खाने के थोड़ा सा बेहतर हो जाए जी, गर्मियों में चले जाएं। ये बात नहीं होती है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। फ़ौरन ना नेगेटिव ले जाते, हर चीज़ को नेगेटिव ले जाते। ट्रेन पे मैंने वीडियो बनाई, जो चीज़ गलत है मैं गलत ही बोलूँगी, मुझे आप लोगों से डर नहीं है, मुझे अल्लाह का डर है। और दूसरी बात है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को सच पता चले। आज हम आवाज़ उठाएंगे, खराबी वाली जगह बताएंगे तो शायद कोई सुने, शायद हमारी आवाज़ आगे जाए। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, हमने अपने हिस्से का फ़र्ज़ पूरा करना है, आवाज़ उठानी है ताकि शायद कोई उस पर काम हो सके। खैर, ये तो आप लोगों की सोच है। जो मैं उन लोगों की बात करी जो होते ही नेगेटिव सोच के, हमारे पढ़े लिखे होते हैं, वैसे कमेंट इंग्लिश में करते हैं, लेकिन सोच उनकी, मैं कहती हूँ 10 साल से भी छोटे बच्चे की। हम लोगों का काम है, हम टूरिस्ट हैं, हमने अपने आने वाले लोगों को भी सही गाइड करना है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ अच्छा नहीं होता, उसमें बुरी चीज़ें भी होती हैं। अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हो ना तो उसमें फिर बुरी चीज़ें भी होती है, तो बर्दाश्त किया करें, नहीं तो वीडियो ना देखा करें। ये तो सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। ये कुछ थोड़ा सा गुस्सा भी था मुझे, मैंने कहा मैं एक दफ़ा ही दूंगी, एक ही दफ़ा, क्योंकि इतने हम लोग क्लियर बात कर रहे हैं कि रोड्स अच्छे होने चाहिए। ना हम कुदरती नज़ारों को बुरा भला कह रहे थे, ना हम मौसम को बुरा भला कह रहे थे। सर्दी तो थी, सर्दी के लिए आप बचाव के तरीके से अपना सकते हैं। हमने ये नहीं कहा जी हमने सोचा था बड़ा ग्रीन होगा, यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ होगा। अरे हर एक बंदे को, हमें नहीं पता होगा जो पूरा पाकिस्तान घूम रहे होते हैं कि भाई सर्दियों में आबशारें भी कम हो जाती हैं और बर्फ़बारी होती है, उसके अलावा सर्दी बहुत होती है, और दूसरा ग्रीनरी तो होती नहीं। ग्रीनरी तो आप किसी पंजाब में चले जाएँ तो आपको सिवाय खेतों में और कहीं ग्रीनरी आपको भी दरख्त जो है वो झड़े हुए नजर आएंगे ना। ये नहीं कहा जा सकता कि आप किसी चीज को बुरा कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर काम की जरूरत है। जो इतनी दूर से हम जैसे कराची से सफर करके जाते हैं ना, तो हम जाके खुश हो जाए, हमें ऐसा लगे कि हमारा पैसा वसूल हो गया सीरियसली। और ताओ बट हम नहीं जा सके, और भी बहुत सी जगह, बहुत प्यारा कश्मीर है, ज़रूर जाना चाहिए। मैं भी जाऊंगी, हो सकता है मैं कभी गर्मियों में जाऊं तो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अगर तब भी रोड ख़राब हुए ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी, ऐसे ही बोलूंगी कि नहीं मिला होटल सही, नहीं मिला रेस्टोरेंट सही, नहीं मिले रोड सही, सब बताऊंगी, ऐसे ही बताऊंगी। और अगर सही हुआ तो दिल खोल के तारीफ़ करूंगी, अप्रिशिएट भी करूंगी। ज़रा सा ना अपनी सोच को वसी रखो, ठीक है ना। किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाओगे तो वो ठीक होगी। और मेरे से ना ये 2 नंबरियाँ नहीं होती। मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा, इसका खाना बहुत अच्छा है, बहुत सफाई से बनाते हैं, ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। जब जाके देखो कख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने काम करना है बिल्कुल ठीक, असली काम करना है। वही मेरे बाद जो आए ना, उसको वही चीज़ जो मैं देख के जा रही हूँ ना, वो वही चीज़ उसको मिले। मैं ये नहीं कह सकती बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। नहीं, जो वो पैसे नहीं दे रहे होते प्रमोशन के, जहाँ अच्छा होता है खुल के तारीफ करती हूँ, बताती हूँ प्रमोशन के पैसे नहीं दिए, वरना लोग ये भी सोचते हैं ना हमारे यहाँ तो मतलब किसी तरह सांस ही नहीं लेते। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पूरी सीरीज़ को बहुत पसंद किया, हमारे पूरे पाकिस्तान टूर को पसंद किया। अब जो नए आने वाले जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाइए, जाकर देखिए। और सब्सक्राइब करने वाले जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जी आप लोगों के बहुत से सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और थोड़ी सी मैंने भी क्लास ली है उन हेटर्स की या उन लोगों की जिनके जहन बहुत छोटे हैं और जो अच्छी बात सोचना और करना जानते ही नहीं हैं। और अगर उनको मेरी बात बुरी लगी है तो 100 दफ़ा लगे, ठीक है ना। और जो मेरे अच्छे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं कि हाँ भाई इन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू देना होता है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, वो तब भी मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। बात वही होती है कि अगर आप किसी की अच्छाइयाँ बताते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं ना, और अगर आप किसी की बुराइयों को छुपा देते तो भी आप बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, बुराइयाँ वो छुपानी चाहिए जो बंदे की हों, ठीक है ना। यहाँ पर बंदे की कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है हुकूमत की, फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।